नमस्कार, लोकमत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्वाति सिंह। हमारे साथ है सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले उत्तर प्रदेश के बहराइच की सांसद हैं, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दिया है। तो आइए करते हैं इनसे कुछ खास मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत न्यूज में। अभी अगर हम शुरुआत कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो सबसे पहले मैं आपसे आपका बैकग्राउंड, आपका बचपन और आपके परिवार के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। आप प्लीज अभी उनके बारे में बताएं। मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई थी। हमारे माता पिता मजदूरी करते थे, लेकिन हमारे गुरु का बहुत बड़ा श्रेय है माननीय अक्षयवनाथ कनुरिया जी ने। मैं 8 साल की थी तभी उन्होंने मुझसे उसको गोद ले लिया और पढ़ाया लिखाया, राजनीति में लाए। मुझे 3 बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जिताने का काम किया। मैं 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही, विधायक रही और राज्य सांसद के रूप में आपके बीच में बात कर रही हूँ। तो क्या आप दलित परिवार से थी, तो आपने बचपन से कोई कुछ भेदभाव या कुछ अनटचेबिलिटी वाली चीजें, कुछ आपने इन सब चुनौतियों का सामना किया है? मैं पढ़ाई कर रही थी और उसी के दौरान सरकार द्वारा मुझे 480 रुपये छात्रवृत्ति मिलनी थी। मैं अपने प्रधानाचार्य से जब उनको छात्रवृत्ति की मांग की कि सरकार द्वारा छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के बच्चों को दी जाती है और मुझे भी वो छात्रवृत्ति आई है तो मुझे मिलनी चाहिए। इसी पर हमारे प्रिंसिपल साहब जो श्रीवास्तव थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अनुसूचित जाति में होकर तुम पढ़ने भी आती हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुम छात्रवृत्ति की मांग कर रही हो। और उन्होंने ना तो मुझे छात्रवृत्ति दी और मेरा नाम काट करके स्कूल से भगा दिया। मैं 3 साल तक लगातार इंतजार करती रही और 3 साल के बाद हमारे गुरु अक्षयवनाथ कनुरिया जी मुझे, मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी, उनके जनता दरबार में पेश किया। और वहीं से मायावती जी ने जिलाधिकारी बहराइच को फ़ोन करके और कहा कि इनका टीसी मार्कशीट तत्काल दिलवाइए और इनको जहाँ ये चाहें वहाँ इनका एडमिशन कराइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती जी के आदेश पर हमारा एडमिशन हुआ, तब जाकर मुझे दाखिला मिली और वहीं से मैंने राजनीति की शुरुआत की। लेकिन जब विद्यालय में मैं जाती थी तो वहाँ भी मेरे साथ बहुत भेदभाव होता था। लड़कियां मुझे बैठने नहीं देती थीं अपने बराबर, मुझे पीछे की सीट पर बैठना पड़ता था और तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना हमको स्कूल में भी करना पड़ता था। मैं गरीब परिवार में थी, गरीबी बहुत थी, मेरे पास कापी किताब भी नहीं हुआ करता था और अच्छा से कपड़ा भी नहीं हुआ करता था। बिना चप्पल के मैं स्कूल जाया करती थी। तो इसको भी देख करके मुझे भी अपने को ये लगता था, लेकिन मुझे खुशी थी कि हमारे माँ बाप मुझे पढ़ा रहे थे और बड़ी मेहनत के साथ मैं पढ़ाई की और वहीं से मैंने राजनीति की शुरुआत की। मैं जब स्कूल में मेरे साथ जब भेदभाव होता था तो वहाँ पर मुझे बड़ा तकलीफ होता था, लेकिन मैंने कहा कि अब मुझे भी शिक्षा प्राप्त करना है और मुझे कुछ बनना है। और वहीं पर जब 15 अगस्त 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जब होता था तो वहाँ पर मैं स्पीच दिया करती थी और वहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। अच्छा, तो जब इतना सब कुछ होने के बाद आपने राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया और जहां दूसरी तरफ बीजेपी, वैसे ही उस पर हमेशा आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वो ब्राह्मणों की और सवर्णों की राजनीति करती है, तो फिर आपने बीजेपी की तरफ रुख क्यों किया? चूंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत बहराइच लोकसभा सीट सुरक्षित रही और बहराइच में बल्हा विधानसभा सीट भी सुरक्षित थी। उस समय मैं समाज का काम करती थी और उस दौरान बीजेपी को जिताऊ प्रत्याशी चाहिए था और मुझे टिकट चाहिए था। बीजेपी ने मुझे टिकट दिया और मैं चुनाव जीत करके आई। लेकिन जब मैं विधानसभा विधायक बनकर पहुंची तो वहां पर भी दलित और पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों की आवाज को निरंतर उठाती रही। इस बात को बीजेपी के लोगों को तो बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन मैं बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते मैं निरंतर देश में बहुजन समाज की आवाज को निरंतर उठाती रही। 2014 का जब चुनाव आया तो उस समय बहराइच लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था जो जीत सके और उसमें बीजेपी को जिताऊ प्रत्याशी चाहिए था। सर्वे कराए गए, उस सर्वे में कई सर्वे हुए बीजेपी का, उस सर्वे में था कि सावित्री बाई फुले चुनाव जीत सकती हैं। तब उन्होंने मुझे टिकट दिया और मैं सांसद का जब चुनाव जीत करके आई तो लोकसभा में जब मैं पहुंची तो वहां पर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान को जब संपूर्ण रूप से लागू कराने की मांग की कि बाबा साहब ने संविधान में जो दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के लिए जो कानून है और उस कानून को संपूर्ण रूप से लागू कराया जाए, जिसे भारत में
गैर बराबरी समाप्त हो सके और भारत के सभी संसाधनों पर देश के बहुजन समाज के लोगों को बराबर का अधिकार मिल सके। तो जब इस बात को लोकसभा में उठाती थी तो बीजेपी के लोग मुझे हीन भावना से देखते थे और कहते थे कि बीजेपी में यह कल्चर नहीं है, बीजेपी में वही चीज बोली जाती है जो लिख करके दिया जाता है, आपको लिख कर दिया जाएगा वही चीज बोल सकती हैं, वरना अपने मन से बोल नहीं सकती, इसे जो बोल रही हो इसे श्रवण लोग नाराज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो हमें हमेशा रोकने का प्रयास किया, लेकिन मैं निरंतर जब भी मुझे लोकसभा में मुझे मौका मिला अपने विषय को उठाने के लिए, तो भारत के संविधान में दिए गए कानून को लागू कराने के लिए, आरक्षण को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए मैं निरंतर लोकसभा में अपनी बात को रखने का मैंने प्रयास किया। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने दलित तुष्टीकरण के लिए आपका इस्तेमाल किया है? देखिए, मैं तो जहां तक मुझे लगा बीजेपी में दलितों की पार्टी नहीं है, पिछड़ों की पार्टी नहीं है, आदिवासियों की पार्टी नहीं है, महिलाओं की पार्टी नहीं है। ये केवल दलित, पिछड़ा, आदिवासी का नाम लेकर के वोट लेने का काम करते हैं और जब वो सत्ता में आते हैं तो भारत में जहां 50-55 साल के कार्यकाल में दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज का नुकसान नहीं हुआ था, वो 5 साल के कार्यकालों में बीजेपी की सरकार में नुकसान हुआ है, जिसको लेकर मैं लोकसभा में निरंतर उठाती रही हूँ। और जब मुझे लगा कि बीजेपी तो भारत के संविधान को बदलना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जिसका जीता जागता प्रमाण आपको सुनने को मिला होगा कि जो 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर जो बीजेपी ने दिया है, ये भारत के संविधान में कहीं कोई व्यवस्था नहीं था। ये भारत के संविधान का संशोधन करके और ये नया कानून बना करके और ये व्यवस्था दी गई है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आरक्षण की व्यवस्था उन लोगों को दिया था जो सामाजिक तौर पर जिनका छुआ हुआ लोग पानी नहीं पीते थे, जिनका दिया हुआ हाथ का लोग खाना नहीं खाते थे, जिनसे लोग नफरत करते थे, उन समाज के लोगों को बराबरी में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दिया था। यही नहीं, देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज और खासकर महिलाएं जो आज पंच प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री तक जो आज जिनके पास शिक्षा नहीं था उनको यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारतीय संविधान आरक्षण के तहत मौका मिला है। यही नहीं, महिलाओं को जहाँ पर कहा जाता था स्त्री शूद्रो विद्या नाध्यताम, स्त्रियों शूद्रों को शिक्षा देना, ज्ञान देना नहीं चाहिए, वहीं पर बाबा साहब ने भारत के संविधान में उन महिलाओं को आरक्षण के तहत बराबरी में लाने का काम किया, जिनके बदौलत आज मैं भी सांसद के रूप में आपके बीच में हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी ये दलितों की पार्टी नहीं है, पिछड़ों की पार्टी नहीं है, गरीबों की पार्टी नहीं, किसानों की पार्टी नहीं है। ये केवल सत्ता में आने के बाद ये सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो बीजेपी की सरकार में किया है। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आज वो कभी राम मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं, कभी कुंभ मेला के नाम पे ले जा रहे हैं। देश अगर चलेगा तो मंदिर से नहीं चलेगा, देश चलेगा तो कुंभ मेले से नहीं बल्कि भारत के संविधान के तहत चलेगा। आज भारत के संविधान में दिए गए कानून को अगर संपूर्ण रूप से लागू करा दिया जाए, जहाँ पर बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर चलने का काम करेंगे, आज बीजेपी सबका विकास कर कहा रही है। आज तो विकास जो बड़े लोग हैं बड़े होते जा रहे हैं, जो गरीब है गरीब होते जा रहे हैं। आज गरीबों की दुर्दशा इतना है कि झुग्गी झोपड़ी डालकर, दूसरे के मजदूरी करके, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, तालाब के किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर 2 जून की रोटी चलाने के लिए मजबूर हैं। आज बहुत ऐसे आदिवासी समाज के लोग हैं जंगल झाड़ियों में रह करके नदी नालों के किनारे किस तरीके से अपना दिन गुजारते हैं, ठंडक के महीना में कैसे उनके दिन कटते हैं, आप लोग टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता होगा। तो अगर देश की आज ये बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी, अगर सबका साथ सबके विकास करने की बात होती तो आज इन समाज के लोगों को संविधान संपूर्ण रूप से लागू कराकर बराबरी में ले आते। लेकिन हम तो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो नहीं कहते हैं वही करते हैं। वो कहते हैं हम देश के चौकीदार हैं, लेकिन हम तो कहते हैं देश के चौकीदार नहीं, जो देश का पैसा विदेशों में, जो करोड़ों रुपया विदेशों में चला गया, उस पैसे के आधे के साझेदार हैं, जिसका आज विपक्ष लोकसभा में चिल्ला चिल्ला के कहता है कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, देश का प्रधानमंत्री चोर है। ये क्यों कहा जा रहा है? ये पहली बार इस तरीके से जो खुले शब्दों में विपक्ष और पूरा देश का बहुजन आज चिल्ला रहा है कि बीजेपी की सरकार में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज वो चोर है। भारत का जो पैसा है वो विदेशों में उनके नाक के नीचे पैसा चला जा रहा है। आखिर क्यों?
भारत में जो पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी ऐसे लोग जिस तरीके से आज अरबपति होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। भारत में जितने टेंडर हैं, जितने ठेके हैं, जितने बड़े बड़े टेंडर होते हैं, ये सब इन्हीं लोगों के नाम से हो रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि बीजेपी को पुनः वापस लाने के लिए अडानी अंबानी ये चुनाव में पैसे के लिए दरवाजा खोलेंगे और इन्हीं के पैसे से बीजेपी दोबारा सत्ता में आना चाहती है। ऐसी स्थिति में देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज अपने अधिकार के लिए अब मोदी को, जो लोग कहते थे कि चाय बेचने वाला मोदी, मैं तो कहती हूं कि कहीं भी नहीं पता चल रहा है कि ये कभी स्टेशन पे चाय बेचे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े हुए थे। आरएसएस झूठ बोलती है, झूठ बोल करके पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, इसलिए धोखा करने का काम करती है। ये मोदी कभी भी चाय नहीं बेचा है, ये केवल चाय बेच करके कहता है कि हम गरीब का बेटा है, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। कहीं नहीं इनकी बर्तन, कहीं किसी घर नहीं पता चला है कि इनकी माँ किसके घर बर्तन धुलने के लिए जाती हैं। ये केवल ऐसा कह करके देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोगों का वोट लेने के लिए, गरीबों का वोट लेने के लिए ये जो साजिश रची है, यही नहीं, ये कहते हैं पिछड़ी जाति का। मैं तो दावे के साथ कहती हूँ कि पिछड़ी जाति के भी नहीं थे ये मुख्यमंत्री गुजरात प्रदेश में थे तो अपनी जाति को पिछड़ी जाति में बाद में शामिल कराया, लेकिन उसका रीजन ये था कि गुजरात प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति का पॉपुलेशन था और उनका वोट लेने के लिए, पदों पर बने रहने के लिए अपनी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कराने का काम किया। और वो चिल्लाते मैं पिछड़ी जाति का हूं, ये पिछड़ी जाति के नहीं, ये देश के हो ही नहीं सकते। जो आदमी अपनी माँ का नहीं हो सकता, जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हो सकता, वो आदमी देश का कभी नहीं हो सकता। ये देश के धोखेबाज हैं और देश के बहुजन समाज के साथ धोखा करने का काम किए हैं। ऐसी स्थिति में देश का बहुजन अब इनको माफ नहीं करेगा। मैम, अभी आपने कहा कि एक तरफ देश में गरीब है, दूसरी तरफ अगर बीजेपी ने या एनडीए कह लीजिए सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया है उन गरीब तबके के सवर्णों को, तो ये किस हद तक आप अपनी बात से सहमत नहीं है या किस हद तक का ये आप इस बारे में क्या कहती हैं? आप एक तरफ बोल रहे हैं कि देश में गरीबी है, दूसरी तरफ अगर गरीबी के हिसाब से उन्होंने आरक्षण उन्हें दिया गया है तो ये गलत कैसे? देखिए, मोदी जी ने तो 10% जो आरक्षण दिया है ये आरएसएस के लोगों को उस कुर्सी पर बैठाने के लिए किया है। ये देश के सवर्ण, सभी सवर्णों को कहीं आरक्षण मिलने वाला नहीं है। ये देश में जो आरएसएस के लोग हैं जो उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ये केवल आरक्षण की 10% आरक्षण उनके लिए व्यवस्था किया गया है। मैं तो कह देना चाहती हूं कि ये 10% आरक्षण देकर के देश के समाज के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। जिनका आय 10 लाख की होगी उनको इन्होंने आरक्षण दिया है। तो अगर इसी चीज को लागू करना है तो भारत में तमाम दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोगों के पास आज जब सरकार उसको कोई योजना देती है तो कहती 48,000 से अधिक जिसकी आय होगी हम उसको सरकारी योजना नहीं दे सकते, और दूसरी तरफ जिसका 10 लाख की आय हो उसको आरक्षण दे रहे हैं। तो ये दोहरी नीति कैसे? क्यों? ये तो धोखा हो रहा है। अगर आपको करना है तो भारत में हम तो कहते हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी सबको मिल जानी चाहिए। आप जातीय जनगणना करा लीजिए और भारत में जिस जाति का पॉपुलेशन है उस जाति के हिसाब से उनको जातीय जनगणना करा करके सबको आरक्षण दे दीजिए, सबको बराबर का हक मिल जाएगा, सभी लोग बराबरी पे आ जाएंगे। लेकिन क्या कारण है कि बीजेपी जातीय आधार पर ये जातीय जनगणना न करा करके आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रही है? ये आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है, ये आरएसएस के लोगों की साजिश है भारत के संविधान को बदलना। वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम भारत के संविधान को बदल रहे हैं। अगर ये कहेंगे तो भारत में क्रांति हो जाएगी, भारत में आंदोलन हो जाएगा। इसलिए ये भारत के संविधान को बदलने के लिए इनकी साजिश है और उस साजिश के तहत इन्होंने शुरुआत कर दिया आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था, जबकि भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी जी अपने मर्जी से देश को चलाना चाहेंगे? क्या वो संविधान के तहत नहीं? वो भारत के संविधान में तो लोकतंत्र रह ही नहीं गया। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से भारत में लोकतंत्र नहीं रह गया बल्कि राजतंत्र कायम हो गया है। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो करते हैं। सीबीआई को कैप्चर कर लिया, सीबीआई को अपने हिसाब से कभी जितने गठबंधन के नेता लोग गठबंधन कर रहे हैं और उनके घरों पे छापा डलवा रहे हैं। सीबीआई का डर दिखा करके गठबंधन चाहते हैं कि ना हो।
यही स्थिति कहीं किसी के यहाँ छापा डलवा रहे हैं, सीबीआई हो, उनको भी, सीबीआई के लोगों को भी तमाम, अभी आपने सुना होगा किस तरीके से वर्मा के साथ में हुआ। इस तरीके से भारत में जो प्रमुख सचिव हैं उनका आईएएस का कोर्स पूरा नहीं है और उन्होंने 10 सचिव बना दिया। यह भारत के संविधान में व्यवस्था नहीं है। तो ये भारत में नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करके वो राजतंत्र कायम करना चाहते हैं, जो कभी मनुस्मृति में हुआ करता था। आज वो मनुस्मृति के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, जिसको देश का बहुजन माफ नहीं करेगा। तो आपको ये सब समझने में 4 साल लग गए? मैं तो निरंतर आवाज उठा रही हूँ। मैं 2014 में सांसद का चुनाव जीत करके आई हूँ। मैंने 2014 में इस बात को उठाया। मैं 2015 में भी लोकसभा में बोली हूँ, 2016 में बोली हूँ, 17 में बोली हूँ। और जब मेरी बातों को अनसुनी की गई, कि जब मैं भारत के संविधान को लागू करने की बात किया, आरक्षण को संपूर्ण रूप से लागू कराने की बात की, महिलाओं को 33% आरक्षण को लागू कराने की मांग किया, लगातार बहुजन समाज के साथ अत्याचार, शोषण, अन्याय हो रहे हैं, उस पर रोक लगाने की बात किया। मैं लगातार निरंतर बात किया। जब मेरी बात को लोकसभा में दबाने का कोशिश किया, यही नहीं 4 सत्र बीत रहे हैं, मुझे बोलने का समय भी लोकसभा में नहीं दिया गया। लगातार मैं 0 ओवर में विषय को उठा रही हूँ, 0 ओवर में उठाने का प्रयास कर रही हूँ, 0 ओवर में मेरा नहीं लिया जा रहा है। 377 में भी हमको मौका नहीं दिया जा रहा है, बजट में भी मुझे समय नहीं दिया जा रहा है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर भी मुझे समय नहीं दिया जा रहा है। ये भारत के संविधान का उल्लंघन है। ये भारत के संविधान में मैं सांसद होकर के भी मुझे बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है, अपनी बात को कहने का समय नहीं दिया जा रहा है। ये भारत के संविधान को बदलने की साजिश इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। खैर, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को जैसे योगी सरकार ने जिस तरीके से उनको देखती है, या फिर सहारनपुर हिंसा को जिस तरह से योगी सरकार ने हैंडल किया, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, देश का बहुजन जब अपने सम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा और अधिकार की मांग करता है, तब ये अपना शासन का डर दिखा करके और उनके मनोबल को दबाने का काम करते हैं, आंदोलन को रोकने का काम करते हैं कि अगर ऐसा हम करेंगे, इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अगर इनको हम जेल भेज देंगे तो ये भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे और आंदोलन के लिए देश का बहुजन सड़कों पर नहीं उतरेगा। लेकिन ये तो इतिहास गवाह है कि एक नहीं हजारों लाखों की संख्या में देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जहां बहुजन की बात होगी, जहां संविधान की बात होगी, जहां हक की बात होगी, अधिकार की बात होगी, स्वाभिमान की बात होगी, वहां अपने जानों की आहुतियां लगाने के लिए तैयार है। इनके मुकदमे से, जेल भेजने से कहीं समाज डरने वाला नहीं है। अगर यह समाज डर गया होता तो आज हम सभी लोग बराबरी का हक, जो आज हम लोग अपनी शान के साथ कहते हैं कि बराबरी का हक मुझे मिलना चाहिए, आज हमको नहीं मिला होता। ये अगर देन किसी का है तो हमारे महापुरुषों का है और महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। अगर सम्मान, अधिकार चाहिए, संविधान सुरक्षित रहना चाहिए, तो इसके लिए बहुजन समाज हर कुर्बानी देने के लिए तैयार था, तैयार है और आगे भी रहेगा। उत्तर प्रदेश में मायावती हमेशा से दलितों का एक मुख्य चेहरा रही हैं, तो क्या उनके बाद उम्मीद की जा सकती है कि चंद्रशेखर उनका एक उत्तरदायी कह सकते हैं, उत्तरदायी बन सकते हैं, क्योंकि वो युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं? तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि वो बन सकते हैं मायावती के उत्तरदायी? देखिए, कोई चेहरे की जरूरत नहीं है। देश में दलित और पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोगों की जो हक की बात करेगा, जो वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ जो निकल करके समाज की सेवा करेगा और जो बहुजन की बात करेगा, अब बहुजन उसके साथ होगा। ये नहीं है कथनी और करनी में जो लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जनता इसको भी समझ चुकी है और ये राजनीति बहुत आसान नहीं है कि जनता सबको अपना नेता बना लेगी। जनता तो उसको अपना नेता बनाएगी जो वफादारी के साथ बहुजन के लिए, हित के लिए खड़ा होगा। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि वो निकल करके आते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, तो क्या नेता उनको थोड़ी ना मान लेगी? वो तो चंद 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर वही होगा। तो ऐसा नहीं है। जनता परख रही है, जनता समझ रही है, जनता जान रही है कि देश का नेतृत्व कौन कर सकता है, क्षमता किसमें है, वो जनता उस नेता को तय कर लेगी। ऐसा कहा जाता है कि 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में ज्यादातर वोट दलितों के खातों से आए थे बीजेपी के पास, तो 2019 में ये स्थिति कैसी है? देखिए, देश में जब 2014 का चुनाव आया तो बीजेपी बहुत चोरी से, बहुत धोखे से राजनीति हमेशा किया है।
हमेशा, चूंकि देश में सबसे बड़ा पॉपुलेशन दलित और पिछड़ा आदिवासी समाज के लोगों का है, और जब जब चुनाव आता है तब तक इनको एक लालच दे करके और इनका वोट लेना चाहती है। उस समय लोग समझ नहीं पाए और मोदी कहते थे हर हर, जो लोग नारा देते थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी, जो लोग कहते थे कि मोदी एक चाय बेचने वाला का बेटा है, जो लोग कहते थे कि अगर मोदी प्रधानमंत्री हो जाएगा तो देश का गरीब बराबरी में आ जाएगा, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, शोषण कम होगा, लेकिन ये तो आशा पर पानी फिर गया और उस विश्वास पर लोगों ने उनको वोट दिया था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने धोखा दिया है देश के बहुजन समाज के लोगों को, अब दलित पिछड़ा आदिवासी समाज, जिस तरीके से लोग कहते थे हर हर मोदी घर घर मोदी, अब देश का दलित पिछड़ा आदिवासी समाज कहता है भागो मोदी भागो मोदी। अब यहां से देश में मोदी को भगाने के लिए जनता पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और जन जागरण भी चल रहा है कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री अगर बना तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा। इसलिए मोदी को और बीजेपी सरकार को इस बार निस्तानाबूद करना है। इसके लिए जनता सड़कों पर निकल चुकी है। सवर्णों के लगातार विरोध के बाद भी जैसे बीजेपी ने SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा है, तो क्या इससे आपको नहीं लगता कि दलितों का एक रुझान या झुकाव कह सकते हैं जो उनकी तरफ फिर से बढ़ गया है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर के जो कानून को कमजोर किया, इसे पूरे देश में दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग सड़कों पर उतरे और आंदोलन हुआ। भारत का सबसे बड़ा आंदोलन ये आंदोलन रहा। इस आंदोलन को देखते हुए ये आंदोलन हुआ क्यों हुआ, ये SC/ST एक्ट कमजोर क्यों हुआ, ये बीजेपी की सरकार ने ही कराने का काम किया। ये मोदी जी ने ही जज से कह करके और उन्होंने ही इस एक्ट को कमजोर कराने का काम किया, इसलिए कि जो जज ने SC/ST एक्ट को कमजोर किया उसको बीजेपी ने उसका प्रमोशन कर दिया। इससे ये लगता है कि निश्चित रूप से ये मोदी जी की साजिश रही कि आप कमजोर करें और हम लोकसभा में पास करेंगे, जिससे उसका वोट हमें मिल जाएगा। लेकिन ये साजिश का पर्दाफाश हो चुका और देश का दलित समाज के लोग इस बात को उनको पता चल गया कि एक साजिश थी। लेकिन उस साजिश में जिस तरीके से दलित समाज के लोगों ने 2 अप्रैल को आंदोलन में जितने लोगों को मौत के घाट जो उतारने का काम कुछ अराजक तत्वों ने किया, इससे पूरे देश में लोगों में आक्रोश है। और ये चाहे कितना भी ये कुछ कर ले जाएं, लेकिन अब दलित समाज इनको वोट देने वाला नहीं है। अब इनके साजिश को समझ चुका है, ये चाहे जितना वो ताकत लगा लें, लेकिन इनके साजिश को पूरी तरीके से लोग जान चुके हैं। अब इनके साजिश में दलित आने वाला नहीं है। कांग्रेस अभी अचानक से प्रियंका गांधी को पार्टी में ले आई है, तो आपको क्या लगता है इससे कुछ फायदा हो सकता है या कांग्रेस की डूबती नैया को प्रियंका गांधी पार लगा देंगी? देखिए, 2019 में जनता ने तो तय किया है कि बीजेपी को हमें हटाना है और बीजेपी को हटाने के लिए जनता अपना ताकत झोंक रही है। ऐसी स्थिति में जो देश के बहुजन की बात करेगा, अब देश में वही राज करेगा। अब साजिश किसी की नहीं चलेगी। अब लोगों को भय हो गया है, देश में डर हो गया है कि अगर हम देश में दलितों और पिछड़ों आदिवासियों की बात नहीं करेंगे तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अब सत्ता के लिए वो कोई भी उतर जाए, लेकिन जनता 2019 में ये तय करेगी कि संविधान को संपूर्ण रूप से कौन लागू कर सकता है और बहुजन के हक की बात कौन कर सकता है और बीजेपी को कौन निस्तनाबूद कर सकता है। इसके लिए जनता बीजेपी को निस्तनाबूद करने के लिए वो तय कर चुका है कि हमें किसको वोट करना है। नेता गठबंधन करे या ना करे, लेकिन जनता गठबंधन कर लेगी बीजेपी को हराने के लिए। तो अब अगला पड़ाव आपका क्या है? आप एक निर्दलीय कैंडिडेट की तरह उतरेंगी चुनाव में या आप किसी पार्टी से जोड़ेंगे? मैं भारत के संविधान को बचाने के लिए और देश के बहुजन समाज के लोगों को संपूर्ण रूप से सभी संसाधनों पर उनका हक मिले, इसके लिए मैं पूरे देश में जन जागरण कर रही हूँ। 6 दिसंबर 2017 से मैंने बहराइच से मैंने आंदोलन की शुरुआत किया था। 1 अप्रैल को मैंने लखनऊ में आंदोलन किया और 23 दिसंबर को मैंने लखनऊ में आंदोलन किया। पूरे देश में मैं आंदोलन कर रही हूँ और भारत के संविधान को बचाने के लिए मैं किसी हद तक जा सकती हूँ। ऐसी स्थिति में जब चुनाव, चूंकि 2019 है, मैं बहराइच से चुनाव लड़ूंगी, लेकिन जब नामांकन होगा तो आप सबको पता चल जाएगा। अच्छा, मतलब अभी आप ये खोलना नहीं चाहती है पत्ते। चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।
तो ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश की बहराइच की सांसद सावित्रीबाई फुले। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे लोकमत न्यूज के साथ।